हम आपको हम आपको आर्टिकल 30 तक बता चुके थे, जिसमें धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 31 मतलब 31 है, जिसे निरस्त कर दिया गया था हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 31 को हटाकर मतलब 300 में अनुच्छेद में जोड़ दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो अब उस वजह से अपने पहले 7 थे, तो अब आर्टिकल मतलब धारा कितने और रह गए, 6 मौलिक अधिकार रह गए थे। और इसके बाद आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने भारत की हृदय और आत्मा भी कहा है अनुच्छेद 32 को। तो इसमें और इसका संबंध मतलब इनका संबंध रेट से है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको कानूनी संरक्षण किसके द्वारा गया है, न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा। अगर हमारे कहीं भी हमें लगता है कि हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम सीधे ही उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसमें रेट हैं 5 तरीक़े की रेट दी गई है। इसमें 4 तरीक़ा की रेट है। पहला होता है 5 तरीक़ा की रेट दी गई है इसमें, जिसमें पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब एक्चुअल में बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कोई भी अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में ले जाना जरूरी होता है। तो ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है इसमें परमादेश। परमादेश मतलब किसी भी लोक अधिकारी में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है, तो उसको आदेश दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना, और उस कर्मचारी को उसका पालन करना होता है। इसे कहते हैं परमादेश। उसके बाद है निषेध। निषेध का मतलब होता है, निषेध तो वही होता है प्रतिबंध या रोकते हैं किसी को, तो निषेध का मतलब होता है मना करना। तो वो उच्च न्यायालय वो अपनी नीचे के जो होते हैं निचली अदालतों को, उनको अपने अधिकार क्षेत्र मतलब समझते हो, यूरिडिक्शन एरिया, उससे बाहर जाने से रोकती है। उसके बाद है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट का मतलब है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है किसी निचली अदालत से, तो हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय को ये है कि वो सारी रिकॉर्ड जो रखते हैं हम उससे संबंधित मामले से, उसको उच्च न्यायालय मंगा सकता है। उसके बाद एक और अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है कि उनके अवैध मतलब कि जो होते हैं वो फिक्स दायरे में काम करते हैं, उनको अवैध कब्जे किस अधिकार से किया या किसी के दूसरे पद पर अवैध कब्जा कर लें, तो उसे रोकने के लिए ये अधिकार परीक्षा है। अब 32 जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, उसके ही कुछ महत्वपूर्ण मामले भी हैं, उनके संबंध में बात कर लेते हैं। जैसे मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हुआ था। दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। तो इसमें ये मूल ढांचे में अपरिवर्तनीय है, मतलब उसे चेंज नहीं कर सकते हम, जो संविधान का मूल ढांचा है उसे बदल नहीं सकते, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है कुछ मामले। तीसरा है SR बोमई वर्सेस भारत संघ। इसमें आपातकालीन के दायरे के लिए हुआ था, ये आपातकालीन स्थिति के लिए ये। तो ये 3-4 मामले हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 33 या 33। इसमें संसद द्वारा प्रदत्त अधिकार है जो दिए गए हैं, उन्हें सेना पे लागू करने के बारे में संशोधन कर सकती है, मतलब उस पर कानून को
संसद को दिया गया है कि सेना को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें वो संशोधन कर सकती है, चाहे वो पुलिस हो, सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल हो या फिर कोई एजेंसी हो, उनको वह मौलिक अधिकार से संबंध कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और जो आर्टिकल 34 है अपना अगला आर्टिकल 34, उसमें मौलिक अधिकारों पे पिट्टी मतलब जो मार्शल आपातकालीन स्थिति होती है उसमें जो सेना के अधिकार है उन पे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अपने आपातकालीन में वैसे भी प्रतिबंध लग जाता है, एक ही बचता है जीवन जैविक स्वतंत्रता 21 आर्टिकल, तो वो बचता है। तो ये 34 है। और आर्टिकल 35 में का मतलब आर्टिकल 35 में दिया गया है कि मौलिक अधिकारों या भाग 3 पे लागू करने या दंड निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास है। और जिसमें संसद को एक अधिकार है आर्टिकल 16 जो सरकारी नियोजनों से संबंधित है, नौकरियों से संबंधित है, वो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसके अंतर्गत, और आर्टिकल 33 मतलब सशस्त्र सैनिक बलों के लिए जो अधिकार है, अपनी एजेंसियों के लिए अधिकार है, और उसमें संसद को एक अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 35 का एक भाग है जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार देता था। हालांकि ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1954 में जोड़ा गया था ऐसे जम्मू कश्मीर के संबंध में। तो ये थे हमारे मूल अधिकार, और ये भाग 3 संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है आपका। उससे पहले हम हल्का मतलब एक सरसरी नज़र में दिखा देते हैं आपको कि मूल अधिकारों में सबसे पहले आता था 12 में डेफिनेशन। आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन दी गई है। इसमें सेंट्रल स्टाफ, लोकल बॉडी, बोर्ड और विभाग कौन किस किस के मतलब इसमें मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 13 में इसे मतलब कहीं कहीं पे हमारे अल्पीकरण किया जा सकता है, कहीं विरोधाभास भी किया जा सकता है। जैसे जेल में था पहले ट्रिपल तलाक था तो वहाँ पर अल्पीकरण किया गया था। अपने मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण हो जाता है, जैसे कोई घटना अगर बड़ी लगती है, जैसे पहले अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग के लोगों को कक्षा के बाहर रखा जाता था तो उसको समाप्त किया गया। ट्रिपल तलाक था, और मतलब कुछ एरिया में ना अलग दिया गया, जैसे हिंदू कोड एक्ट, शादी एक्ट है, हिंदू विवाह नियम है, उसके बाद मुस्लिमों का अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और वो कहीं कहीं पे विरोधाभास भी होता है कि हमारी स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता से हानि तो नहीं पहुंच रही है, हमारे बोलने की स्वतंत्रता से किसी दूसरे का सम्मान या मान हानि तो नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 14 से 18 तक होता है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 में हमें दिए गए हैं कि समझ समान है, सब संरक्षण सबके लिए संरक्षण समान है, और सबको समानता प्राप्त है कानून के हिसाब से समझता है। और हम बता रहे थे कि उसकी आंखों पर पट्टी बन रही है कानून के पे कि मुझे साबित करो, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे साबित करो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो ऐसे है। आर्टिकल 15 में वंश पे, जाति पे, धर्म पे, जन्म स्थान पे, उसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और सार्वजनिक जगह जैसे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, अस्पताल या फिर भोजनालय या पब्लिक स्टेशन, इन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर छोड़ दें तो मतलब इसमें भी ये है कि जैसे महिला और बच्चों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बना सकती है सरकार चाहे तो, और गवर्नमेंट SC ST मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हित में कार्य कर सकती है। तो ये है हमारे। उसके बाद ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को प्रावधान है जो 93 संशोधन द्वारा 2005 में दिया गया था, वो है आर्टिकल 15 में। और सामाजिक ये भी ST SC को दिया गया था 1951 में, वो भी आर्टिकल 15 में है। इसके बाद EWS को जो 10% दिया गया था 2103 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, वो है।
इसके बाद आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर है। मतलब ये आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के लिए है। यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ हैं, इसमें ये आरक्षण सभी मतलब उसमें रिजर्वेशन, प्रमोशन, धार्मिक संस्थानों के लिए EWS आरक्षण, उसके आधार पर सरकारी नौकरियों का नियोजन, ये सब किसमें आर्टिकल 16 में। उसके बाद आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, जिसमें किसी का मतलब छुआछूत बोलते हैं उसको। हालांकि ये प्रतिबंध है, जैसे कोई संक्रामक रोग होता है तो वहाँ पर जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई थी तो लोगों को दूर रहने के लिए सरकार ने कहा था, तो ये छुआछूत की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसी छुआछूत है। उसके बाद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे पहले चलती थी वो राज प्रथम की उपाधि, कोई जन्म बहादुर राय बहादुर रख लेता था, कोई राज प्रथम, तो वो सारी उपाधियाँ हम अब नहीं रख सकते, उनका अंत किया गया है। आर्टिकल 19 में है हमें स्वतंत्रता। ये तो क्या समानता थी, कानून की समानता का अधिकार है। अब आता है एक और आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है हमें। शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। इनमें कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अपने बोलने से किसी के दूसरे की स्वतंत्रता को हानि नहीं हो। इसमें अवमानना भी आती है, नायक अवमानना भी होती है इसमें। और हम देश के खिलाफ नहीं बोलते, अखंडता संपूर्णता का ध्यान रखना है, या सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में कुछ ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये सब, और इसी प्रकार सभा में भी कोई ऐसी सभा नहीं बना सकते जिससे देश की अखंडता को, संपूर्णता को नुकसान हो। और ये और मतलब इसी प्रकार नहीं कर सकते। और संघ भी नहीं बना सकते। कुछ मतलब यूनियन बना सकते हैं, कोई किसी जगह यूनियन बना सकते हैं, लेकिन कहीं पे यूनियन नहीं बना सकते। जैसे ये सशस्त्र बल है हमारे, रेलवे की यूनियन नहीं बना सकते। 1996 से उनका अपना एक्ट है, इसके तहत वो यूनियन नहीं बना सकते। ऐसे सशस्त्र बल भी है। उसके बाद आती है रहने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, लेकिन कहीं जगह पर प्रतिबंध है। जैसे आदिवासियों के शेड्यूल ट्राइब हैं, बहुत जनजातियाँ हैं, वहाँ पे जाना हानिकारक हो सकता है। इसलिए अभी वो बहुत पीछे हैं, बैकवर्ड एरिया। मतलब पहले आदिवासी भीड़ हुआ करते थे, जैसे वो मारते लोगों को, मांस खाते, ऐसे। तो ऐसी जगह पर प्रतिबंध है कि वहाँ पे नहीं जा सकते, रह नहीं सकते, घूम नहीं सकते। उसके बाद एक रोजगार की स्वतंत्रता है। रोजगार की भी स्वतंत्रता है केवल, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध है कि वो अनैतिक और अवैध नहीं होना चाहिए। तो ये हमें आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत रोजगार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी वही ST भील एरिया वाला, मतलब भील शेड्यूल ट्राइब बोल सकते हैं हम, तो जनजातियाँ हैं, उनके बारे में वहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में हमें कानून के तहत सज़ा मिलेगी। मतलब एक अपराध की सज़ा एक बार ही मिल सकती है, एक अपराध की सज़ा एक बार मिल सकती है उसके तहत। और अपराध मतलब इसमें एक कैटेगरी ये अच्छा है कि जिस समय अपराध किया है और जिस समय वो कानून प्रचलन एक्सटेंशन में था या प्रचलन में था, उसी के आधार पर सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि किसी को अंदर डाल दें और उसके बाद कानून आए तो उसके रूप में सज़ा मिलेगी, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। उसको उसी के कानून के तहत सज़ा मिलेगी। और अपराध जब तक सज़ा भी नहीं मिलेगी, जब तक न्यायालय के द्वारा उसे अपराध साबित नहीं किया जा, अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब तक उसे सज़ा नहीं मिलेगी। और एक अपराध की एक ही सज़ा है, ये भी है आर्टिकल 20 में है कि एक अपराध की एक ही बार सज़ा दी सकती है। ऐसा नहीं कि बार बार इसी अपराध के चक्कर में उसे दंड दिया जाए, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, मतलब खुद के खिलाफ गवाही नहीं माननी होगी। और इसके बाद आती है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने की, धर्मपूर्ण जीवन जीने की हमें स्वतंत्रता हमारा कानून देता है कि हम सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। और इसी में 21A में एक पैरा है इसका 21A, जिसमें 86 में संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 को ये भी इसमें ऐड कर दिया गया था। 2016 में हो गए 86, 2016 में नहीं, सॉरी पहले हो गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्षों के लिए
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, मतलब शिक्षा फ्री दी जाएगी। तो ये सब हमने बता दिया है आपको। उसके बाद आर्टिकल 22 है। 22 में आर्टिकल 22 में नागरिकों को और गैर नागरिकों को सभी पे लागू होता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये गिरफ्तारी के बाद होता है, गिरफ्तारी के बाद लागू होता है आर्टिकल 22। अब कोई पूछे कि कौन सा, कोई हमें पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी के बाद लागू होता है। उसमें गिरफ्तार मतलब जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे ये बताना पड़ता है कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, पहला। और दूसरा ये होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय में ले जाना पड़ता है उसे, और वो और उसके अपने अनुसार, अपने परामर्श के अनुसार वो अपना जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, अधिवक्ता, उससे वो ले सकता है सलाह, उसके परामर्श ले सकता है और अपने मन मुताबिक वो एडवोकेट कर सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 22 बताता है। उसके बाद मतलब ये अगर किसी को कोर्ट से सज़ा मिल गई है उसे 6 महीने की, तो हम उस अवधि से ज़्यादा उसे गिरफ्तार में नहीं कर सकते या उससे ज़्यादा उसे न्यायिक हिरासत में नहीं रख सकते। ये हमारा आर्टिकल 22 है। और इसमें एक और है कि इसमें नहीं रख सकते, लेकिन 2 कंडीशन हम रख सकते हैं। नज़रबंदी होती है, बोलते हैं जैसे, तो नज़रबंदी 2 प्रकार की होती है। एक होती है दंडात्मक जो कोर्ट के द्वारा दी जाती है, दंड देने के बाद की जाती है, तो उसे बोलते हैं दंड वाली, है ना, नज़रबंदी। पहली नज़रबंदी ये होती है। दूसरी नज़रबंदी होती है निवारक। निवारक का मतलब होता है कि कोई संदिग्ध अवस्था में रखा जाता है। जैसे किसी को आशंका मतलब संदिग्ध होते हैं, सस्पेक्ट बोलते हैं उसको, किसी पे शक किया है, दायरे में है कि ये कर सकता है, ये अपराध कर सकता है, इसने किया है, तो उस स्थिति में किसी को भी जेल के अंदर रखा जा सकता है और उनकी कोई अवधि नहीं होती। तो ये हमारा ये आर्टिकल 22 बताता है हमें। और आर्टिकल 23 में है बंधुआ मजदूरी, गुलामी, मानव तस्करी और बेगार, इससे रिलेटेड है। तो इसमें भी कुछ बंधुआ मजदूरी होती है कि किसी से ऋण लिया और किसी को गुलाम रख लिया कि तेरा ऋण नहीं चुकेगा जब तक हम गुलाम रखे हुए हैं तुम्हें, तो ऐसा हमारा कानून अधिकार नहीं देता है। उसके बाद और यहाँ से मैं आर्टिकल 22 तक ये हमारी स्वतंत्रता पूरी होती है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 23 में है हमारे। बंधुआ मजदूरी, लगान, ये सब किसमें आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं ये। और बंधुआ मजदूरी तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद आती है मानव तस्करी। मानव तस्करी जैसे कहीं कहीं होती है कि बालकों को उठा के ले जाते हैं, उस तरीके की महिलाओं को उठा के ले जाते हैं। तो ये इस प्रकार की मानव तस्करी हमारे संविधान में वर्जित है, इन्हें से मना किया गया है। उसके बेगार मतलब किसी को फोकट में काम पे नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाया है तो उसे उसकी पारिश्रमिक, मजदूरी, वेतन, भत्ता जो भी है वो देना पड़ता है। ये हमारे आर्टिकल 23 में बताया गया है। आर्टिकल 24 में इसमें मतलब ये है कि 14 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। जैसे 2016 में संशोधन करके ये कर दिया गया कि खतरनाक हो चाहे गैर खतरनाक हो, किसी भी काम में 14 साल से छोटे बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ये होता है हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल 23 और 24। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये चलता है अपना 25 से 30 तक, है ना। 25 से 30 तक क्या है, 25 से 30 तक हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें हमें बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता में। पहले बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म से परे, मतलब जो हमारा सरकार है वो धर्मों से परे है। या इसके एक शब्द में बोले तो इसको ये बोल सकते हैं कि हमारा कोई भी राजकीय धर्म
नहीं है, या हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता होती है कि राज्य के संरक्षण किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता, सभी धर्मों को समान रूप से पोषण करना पड़ता है, ये धर्मनिरपेक्षता है। तो ये कब जोड़ी गई थी? ये हमारे संविधान 1976 में जोड़ा गया था, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द है ना, तो ये भी याद रखने के लिए। आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कोई व्यक्ति कोई सा भी धर्म मान सकता है अपने अनुसार और उसका पालन भी कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये हमें आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में कि धार्मिक प्रबंधन की व्यवस्था, मतलब धार्मिक प्रबंधन मतलब कोई अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए संस्थान बना सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसको फंड वित्तीय सहायता भी कर सकता है। तो ये सब आर्टिकल 26 में है। और आर्टिकल 27 में कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को ऐसे राज्य की सहायता नहीं दी जा सकती या उसे राज्य के आधार पर किसी विशेष धर्म को ऐसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 27 में है। मतलब कोई भी पूजा याचना कर सकता है अपने शैक्षणिक संस्थानों में, तो ये आर्टिकल 27 में है। और उसके बाद उसके लिए एक रूल ये भी है कि कोई भी धर्म के मामले में जैसे हमें दिया जाता है जो वित्तीय फंड होगा वो सभी के लिए समान होगा शैक्षणिक अवतारों में, उसके आधार पर किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 में है अपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 29 में है, पहले भी बता दिया है मैंने कि आर्टिकल 29 में लोक नियोजन उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए कि महिलाओं के इसके लिए संरक्षण के लिए कानून बना सकते हैं। उसके बाद ये शेड्यूल ट्राइब है, SC ST शेड्यूल कास्ट, तो इन सब के बारे में हम संरक्षण में ये आर्टिकल 29 है जो इसके हितों की रक्षा करता है। वो अपनी संस्कृति मानने के लिए संस्कृति, भाषा, लिपि इन सबको बनाए रह सकते हैं और उसी आधार पर उनका शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए बना सकते हैं। प्रचार प्रसार के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, उनको ये छूट दी गई है। ये किसके अंतर दी गई है? आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये छूट दी गई है। और आर्टिकल ये है कि धार्मिक 30 इससे अगला है तो धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक संस्थान में खोलने चलाने का उनको अधिकार है। वे उनके धर्म में, उनकी भाषा में, उनके इस आधार पर वो चला सकते हैं और वहाँ पर प्रचार भी कर सकते हैं। और इस आधार में अगर इस आधार पर सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये हमें आर्टिकल 30 में। अब आता है अपना आर्टिकल 31, और आर्टिकल 31 के बारे में हम बता ही चुके हैं, जो कि निरस्त हो गया है 1978 में। 300 में जोड़ दिया गया था, संपत्ति का अधिकार था, इसको 300 उसमें जोड़ दिए गए। और अब आता है आर्टिकल अनुच्छेद 32, जिसे जो हमने अभी बताया था, लेकिन एक बार दोबारा बता देते हैं कि आर्टिकल 32 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसमें 5 प्रकार की रेट हैं। पहली रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय की हिरासत में लिया जाता है, उसे न्यायालय के समक्ष लाना पड़ेगा। दूसरी है परामादेश, ये जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा हो तो ये न्याय के द्वारा दिया जाता है और उसको आदेश को पूरा करना पड़ता है। और एक है, इसके बाद आती है निषेध, जो निचली अदालतों को अपने ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र उससे बाहर जाने के लिए रोकती है। उसके बाद आती है ऑपरेशन रेट, ये मतलब ये उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के खिलाफ, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके सामने उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय से सुप्रीम न्यायालय में जा सकते हैं अगर। और ये सुप्रीम उच्च न्यायालय को जो हाई कोर्ट है उसको ऑथोरिटी है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज मंगा सकता है किसी भी रिकॉर्ड से संबंधित
किसी भी रिकॉर्ड से संबंधित उन दस्तावेजों को मंगा सकता है और मामले की समीक्षा या निरीक्षण कर सकता है। तो ये प्रिपरेशन रेट है। उसके बाद अधिकार परीक्षा लेते हैं, इसमें कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू होता है। इसमें कि किस अधिकार के किसी दूसरे अपने पद से मतलब बड़े पद पे अवैध कब्जा को रोकता है। तो ये अधिकार परीक्षा है। अब इनसे संबंधित कुछ केस थे जो मैं, जैसे मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ था, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में रखा गया था। केशवानंद वर्सेज केरल राज्य था, जो मूल ढांचा है परिवर्तनीय उसके संबंध में था। SR बोमई वर्सेज भारत संघ था, जो आपातकालीन के दायरे को निर्धारित करता था। आर्टिकल इसी तरह आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 33 है, जो संसद के इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संविधान की संशोधन कर सकता है। और जैसे पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, ब्यूरो है, तो इनके जो मौलिक मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन किसको दिया गया है? संसद को अधिकार है कि इनके मौलिक अधिकारों में कर सकता है, कानून का पारित कर सकता है, लागू कर सकता है और किसी को हटा सकता है। तो इस किसके पास है? संसद के पास। आर्टिकल 34 है, सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे आपातकालीन सैन्य कहीं पर सैन्य शासन घोषित होता है तो उसमें एक ही जीवन व्यक्तिगत 20A1 लागू रहता है, बाकी के प्रतिबंध कर लिए जाते हैं। तो ये किसमें? आर्टिकल 34 में। और आर्टिकल 35 में ये है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून संसद बना सकती है और उन्हें हटा भी सकती है। तो ये मौलिक अधिकार तो ये है, इसको एक अधिकार है। जैसे आर्टिकल 16 पे कुछ में संसद को एक अधिकार दिया गया। आर्टिकल 33 है सशस्त्र बलों वाला, और आर्टिकल 34 जैसे सैन्य शासन लागू होता है। आर्टिकल 33 जो सशस्त्र वाले हमारे पुलिस होगी, CISF, BSF, RS, तो इन पर लागू होता है केंद्रीय बल और केंद्र। उसके बाद 35 ये जो 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया, जो कि 35 में जम्मू कश्मीर के कुछ जम्मू कश्मीर 1954 में जोड़ा गया है भारत में, कि भारतीय संविधान में जो कश्मीर वालों को रहने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिन्हें 2019 में समाप्त कर दिए गए। तो ये हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट हो गए हैं। ये अपनी कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद। अगला भाग 4 है, जिसके बारे में हम क्या मिलता है बताते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।